नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। बिहार ने विधानसभा के आधे प्रत्याशियों की किस्मत तय कर दी है। अब अगले चरण में बची है वो जादुई आंकड़ों वाली सीटें जो सत्ता का चेहरा तय करती है। समझ चाहते हैं आपको कैसे? दरअसल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं और अब दूसरे चरण में इतनी ही सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। यही कारण है कि में पूरी ताकत सभी गठबंधन ने झोंक दी। इस चरण में सीमांचल का इलाका भी है जिसे लेकर ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए आश्वस्त हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने यहां खेल बिगाड़ा, उसने इस बार दोनों सावधान है। इस बार वहीं बीजेपी लगातार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की उम्मीदवारी का मुद्दा उछालकर ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश में है, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। अगर इसे लेकर रिएक्ट करती है तो ये उसके लिए मददगार हो सकता है। विपक्ष इसे बखूबी समझ रहा है। राहुल गांधी अपने तयशुदा एजेंडे से चल रहे हैं। प्रचार के लिए आखिरी के 2 दिन बचे हैं। 9 तारीख की शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा, 11 को वोटिंग होगी। ऐसे में पूरी ताकत के साथ पाटलिपुत्र के सिंहासन पर कब्जा करने की खातिर महागठबंधन एनडीए ताल ठोक रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा और भी करेंगे, पर उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पहले दौर की रिकॉर्ड वोटिंग हो चुकी है। तैयारी दूसरे दौर की है। पहले चरण में 64% से ज्यादा की वोटिंग ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि वोटिंग के मामले में दावा किया जा रहा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे रहीं। इससे सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी उत्साहित है। एनडीए को महिलाओं का ये रुझान अपने पक्ष में जाता दिख रहा है। इसे लेकर दूसरे चरण की रैलियों में नेता ऐलान करते भी दिखे। हालांकि वोटों की गूढ़ागणित महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जिस तरह से ज्यादा वोटिंग का फायदा सत्ताधारी गठबंधन को मिला है, यानी एंटी इनकम्बेंसी वोटों में जाने से ये रुका है, उसने चुनाव के इस मिथक को तोड़ दिया है जिसमें कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग मतलब सरकार के खिलाफ माहौल। अब 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के रण के लिए सभी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 122 सीटों पर होने वाले चुनाव को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये निर्णायक फेज है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी औरंगाबाद में अपनी रैली पर तेजस्वी और राहुल को निशाने पर ले रहे। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर भी राहुल और तेजस्वी हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर गए कि पहले चरण से ही महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। हालांकि उन्होंने सिवान से आरजेडी प्रत्याशी और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर बड़ा हमला बोला है। ओसामा की जीत को उन्होंने दंगों से जोड़ दिया है। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ओसामा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमला कर चुके हैं। वो उम्मीदवारी पर सवाल उठाते रहे हैं। साफ है कि चुनाव को अब हिंदू मुस्लिम समीकरण की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इस चरण में सीमांचल की भी सीटें पड़ेंगी, जिस पर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने के बावजूद एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ भी यहाँ
दोनों के लिए चुनौती बनती रही है। वैसे बिहार में आखिरी चरण के प्रचार के लिए राहुल गांधी ने भी बांका में एक जनसभा को संबोधित किया। अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लिहाजा वो केंद्र सरकार और वोट चोरी के मुद्दे पर पहले से ज्यादा आक्रामक हमले कर रहे। राहुल का सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के दूसरे नेता और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का दावा है कि एनडीए ज्यादा वोटों से बेवजह खुश हो रहा है। ज्यादा वोटिंग इसलिए है कि जनता बदलाव चाहती है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बहरहाल दावों से अलग ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो नतीजों से ही तय होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगले 2 दिनों में बयानों की धार और तीखी होगी, आरोपों का प्रहार और तेज होगा, क्योंकि सवाल सियासत का नहीं सत्ता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब देखिए, जब वोटिंग ज्यादा हुई है तो अपने दावे हैं, अपने तरफ से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन देश का सवाल क्या है सबसे पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। पहले चरण की वोटिंग से क्या वाकई महागठबंधन के लिए राह मुश्किल हुई है? इसके अलावा दूसरा सवाल ये, ओसामा पर हमले से तैयार की जा रही हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जमीन। तीसरा सवाल, सीमांचल की सीटों से ओवैसी बिगाड़ेंगे महागठबंधन और एनडीए का खेल। ये देश के सवाल हैं जो सामने हैं, ये सवाल भी किए जाएंगे। इन सवालों का जवाब क्या होगा ये भी हम देखेंगे कि आखिरकार अपने तरीके से क्या क्या जवाब दिए जाएंगे। और हमारे साथ अब बीएन झा प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनु पासवान जी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रमोद कुमार सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी और विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया भी। बीएन झा जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि अब पहले चरण का तो मतदान जो वो हो गया है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान जिसे कहते हैं। पिछली बार 2020 में हुआ था 62.5 समथिंग %, 2025 में 64.69% के लगभग ये मतदान गया है। मतलब एक बार फिर नीतीश कुमार है या बदलेगी सरकार है? देखिए, मैं आप सबको बताता हूँ, जब भी वोट परसेंट बढ़ता है तो आप सबने देखा है कि हमेशा से बीजेपी समर्थित पार्टियों को बेनिफिट मिलता है। और अभी जो बहुत सारे प्रवासी लोग बिहार आए थे, वो लोग रुके हुए थे। वो इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उन्होंने देश के कोने कोने में विकास देखा है, मोदी सरकार की विकास देखा है। तो उन्होंने कहा कहीं ये छल कपट, बच्चों को कट्टा पकड़ाने वाले, बच्चों को मतलब एक नफरत फैलाने वाले पार्टी जो है महागठबंधन पार्टी, ये बिहार को महाभ्रष्ट, जंगल राज में ना पलट दे, इसीलिए वोट परसेंट बढ़ा है। और निश्चित ही 14 तारीख को बिहार में पुनः नीतीश सरकार है। ठीक है, निश्चित है। अच्छा। नीतीश जी की सरकार रहेगी। ठीक है, चलिए एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद वापस आती हूँ। डॉक्टर अनु पासवान जी, बीएन झा कह रहे हैं कि जब जब इस तरह से मतदान बढ़ता है मतलब कि सरकार के काम पर मुहर लगता है। क्या ऐसा ही है या फिर जनता घर से निकली बदलाव के लिए और ये जो सरकार चल रही थी उसे बदलने के लिए? जी, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार।
देखिए खुशबू जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा वो ख्यालों के लिए बहुत अच्छा है, मगर हमारा यही मानना है कि अब की बार जितने ये वोट परसेंटेज इस बात का इशारा कर रही है कि बीजेपी की जनता जो है अब वो परेशान हो गई है एनडीए सरकार से। और बिहार की जो भी जनता है वो इस समय लगातार सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानती है कि वो किसी बिहार की सरकार को हटाएगी। और अब इसलिए इस बात का बढ़ चढ़ के वहां के महिलाओं ने और इसे अच्छा परसेंटेज मार्क। डॉक्टर अनु, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसको ठीक करा लीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। प्रमोद जी, ये जो वोटिंग हुई है ये बताइए कि क्या ये बदलाव का जनादेश है, जनता के काम पर मुहर है, और ये किसके लिए खुशखबरी है और किसके लिए परेशानी का सबब है? क्योंकि आप लोग तो इसमें भी निकाल लेते हैं कि भाई इतनी वोटिंग हुई है तो आखिरकार क्यों होगी, क्या कुछ होगा, सारे गणित तो निकलते ही हैं। जी इंतजार कर रही थी कि कब मतदान का दिन आए और अपना जो है मत का प्रयोग करने का काम करें। आवाज मिल रही है मेरी? जी प्रमोद जी, आवाज मिल रही है। आवाज है? थोड़ी धीरे आ रही है सर आपकी, थोड़ा सा अगर आप लाउड हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और बिहार की जनता पूरे उत्साह में, क्योंकि जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात हमारे नेता करते हैं, उस पर मोहर लगाने के लिए जनता उत्साहित थी और जनता ने अपना जन आदेश देने का काम किया है मतदान कर करके। और जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, 20 सालों से बिहार में इनकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 11 वर्षों की जो डबल इंजन की सरकार है, बावजूद बिहार जिस प्रकार से अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, निवेश हो, साक्षरता दर हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, या शिक्षा स्वास्थ्य या गरीबी उन्मूलन की बात हो, बिहार जब अंतिम पंक्ति पे खड़ा है तो आखिर कहाँ इन लोगों ने क्या करने का काम किया? ना एक रुई का कारखाना, ना एक सुई का कारखाना इन लोगों ने स्थापित करने का काम किया। पलायन बदस्तूर जारी। अभी कह रहे थे कि जो लोग आए हैं दूसरे राज्य जो गए हैं कि वो लोग आए हैं तो इनके फेवर में वोट करेंगे, तो झेल रहे हैं कि कैसे अपने माँ से, अपने भाई से, अपने बहन, अपनी पत्नी से बिछुड़ करके दूसरे राज्य में दर बदर की ठोकर खा रहे हैं और किसी तरह से जो है गुजर बसर करने पर लोग आए हैं। वो अब इन सब दर्दों से जो दंश इन लोगों ने देने का काम किया है ना, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, उस दंश से बिहार की जनता निकलना चाहती है। और जो मोहर बिहार की जनता ने लगाने का काम किया है वो नई सरकार बनाने का काम किया। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, बिल्कुल। ठीक है प्रमोद जी, आती हूँ आपके पास। अच्छा विपिन जी, ये जो पूरा देखिए गणित है वो तो अब तमाम पार्टियां बैठा रही हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है कि जब जब इस तरह से वोटिंग परसेंटेज, और बिहार जैसे राज्य में तो ये इतिहास हो गया, अगर दूसरे फेज में भी इस तरह की वोटिंग हुई तो बस इतिहास रचने से एक ही कदम दूर है बिहार। क्या बता रहा है ये, और किसके लिए समीकरण जो है वो सीधा सीधा सेट होते हुए नजर आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि अपने आप में ये जो बम्पर वोटिंग हुई है पहले चरण में, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात करें 2020 तो 3 चरणों में था चुनाव, यहां पर 2 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, एक कल हुआ, एक 11 तारीख को होगा, तो ये बम्पर वोटिंग के अपने अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीतिक दल इसके मायने निकालेंगे, वो उनको पूरा हक मिलता है। लेकिन यहां पर देखिए ये एक केस स्टडी बनेगा, जब परिणाम आएंगे फिर आंकलन करा जाएगा, एक किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा, क्योंकि अमूमन हम लोग चुनावों के समय बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मतलब जो सत्ता पे काबिज है उसके खिलाफ, तो यानी कि इसका मतलब, लेकिन कुछ चुनावों में यह भी देखने को मिला प्रो इनकम्बेंसी, जब जोश दिखा वोटर का, वोटर मूड जो है अब काफी ऊपर था, जोश हाई था, तो वहां पर अलग अलग उसके मायने हो सकते हैं। और खास तौर पे मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा, आपका बड़ा वरिष्ठ पैनल है, कि देखिए जो बिहार का वोटर है वो बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, और वो अपनी ये अहमियत समझता है एक वोट की, और यही कारण है कि यहाँ पर जो तस्वीरें साझा हुई कैसे कि वोट में नदी पार करके वो पोलिंग बूथ गए अपना वोट डालने, इसके मायने क्या है कि कितना
परिश्रम करना पड़ा उनको, क्योंकि उनको पता है कि इस एक वोट की क्या कीमत है। किसी तरह का कैजुअल अप्रोच नहीं था। तो मुझे लगता है कि इससे बाकी प्रदेशों के जो नागरिक हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है इस बात से कि जब आप जोश देखते हैं, उत्साह देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और मुद्दे बेशुमार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल, महागठबंधन की बात करें, एनडीए के नेताओं की बात करें, सबने पूरी ताकत लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे बयानवीर भी बन गए, रेखा भी पार कर दी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पहला चरण था वो तो समाप्त हो गया। अच्छा बीएन झा जी, ये जो सिवान की रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को उतारना जो है वो कितना बड़ा दाव है, और क्या ओसामा पर जो वार करके ध्रुवीकरण की आप जमीन तैयार कर रहे हैं, कितना सही है? देखिए, हम ओसामा पे नहीं कर रहे वार, हमारी वार है कि जो गुंडा माफिया आरजेडी के पूर्व में रहा है, इनके पूर्वजों में और अभी भी रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आरजेडी के भाई साहब को जवाब देना चाहूंगा खुशबू जी। जब आप पहली बार ले रहे थे, लास्ट टाइम लिया था, लास्ट वीक तो मैं दिल्ली में था, लेकिन मेरी माता जी स्वर्गवास हो गया तो मैं अभी बिहार में हूँ, और बिहार के सीमांचल में हूँ, जहाँ चुनाव 11 नवंबर को होना है, और राजनीतिक से हूँ तो जब डेफिनेटली उत्सुकता होती है। तो मैं आरजेडी वाले को कहूंगा, मेरे दिल में भी वो अरमा है कि मैं भी बिहार रहा था, लेकिन तेरे आरजेडी, तेरे लालू जी की सरकार में जब बिहार से दिल्ली जाना पड़ा तो आज भी वो कचोट आता, हे लालू तूने ऐसा कर्म क्यों किया कि मुझे माँ बाप अपने परिवार से बिछड़ा दिया। तो वो कचोट जो बिहार से गए थे और अभी पलायन होकर आए थे छठ पूजा में, उन लोगों के दिल में वो कचोट है, और उसी कचोट के, उसी आक्रोश में आके उन्होंने महागठबंधन के अच्छा, खिलाफ एक बात बताइए बीएन झा जी, तब से आप काफी बार जो है वो वार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अगर ओसामा पर वार करेंगे तो अनंत सिंह पर वार करना क्यों गलत नहीं? और अगर आप ये कहते हैं, आपके नेता हर आदमी अनंत बनकर चुनाव लड़े, मोकामा को अनंतमय कर दीजिए, तो फिर इसके क्या मायने होते हैं? मतलब हर व्यक्ति के हाथ में क्या दे दीजिए, फिर क्यों बना दे, अनंत सिंह बना दे सबको? ये बात भी तो कहते हुए आपके नेता नजर आए थे ना बीएन झा जी, आप इसे सवाल है मेरा। अनंत सिंह एक सामाजिक, उसके लिए समाज देखिए अनंत सिंह के साथ कितने जुड़े हुए हैं। जो थे इनके, जो ओसामा के जो पूर्वज थे, वो देश के लिए क्या किए सबको पता, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। शहाबुद्दीन जी क्या देश के लिए, बिहार के छोड़ दीजिए, देश के लिए लूटपाट क्या किए, मतलब कि अनंत सिंह को आप सही बता रहे हैं और उनको वो तो चलिए गलत है, मतलब आपका कम गलत है, ये बता रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए खुशबू जी। मेरी किसी से निजी दुश्मनी हो सकता है, लेकिन समाज में, समाज के लोगों से समाज को बिगाड़ना, समाज को आर्म्स पकड़ा देना, ये दुश्मनी जो है वो तो सबको पता है किसने किया था। अच्छा, ठीक है, कुल मिलाकर अनंत सिंह ने सही किया है, मतलब उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए परेशानी होगी ऐसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे ना बीएन झा जी। मैं तो कह रहा हूँ ना, अनंत सिंह ने जो किया, मेरा किसी से निजी दुश्मनी हो सकता है, निजी लड़ाई हो सकती है, अच्छा। लेकिन मैंने हथियार नहीं पकड़ाया, मैंने हथियार नहीं पकड़ाया समाज को, लेकिन जो समाज को हथियार पकड़ा दिया, जो समाज को लुटेरा बना दिया, आप उसके खिलाफ है हम लोग। जो समाज को लुटेरा बना दिया, जो बिहार को बर्बाद करने में, बिहार में सड़कों को लूटने के लिए बात कर रहे हैं आप बीएन झा जी? ठीक है सर, आते हैं विपिन जी, जरा आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में प्रमोद जी आपके पास आ रही है। साहब देखिए, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, हम लोग स्वतंत्र है, वरिष्ठ, मैं पत्रकार हूं। मैं आपसे एक सरल सा सवाल पूछूंगा, सत्ता पे कौन काबिज है? उम्मीद किससे है? सवाल किससे पूछे जाएंगे? आपको कोई नजीर पेश करनी चाहिए थी कि आप अमूमन ये बोलते आए हैं, और ये कितने सालों से आप लोग आरजेडी को बोलते हैं जंगल राज, अलग अलग आप उनको घेरने का काम करते हैं। निश्चित बात है, आपको पूरा हक बनता है, लेकिन यहां पर आपको क्या खुद गिरेबान में झांकना नहीं चाहिए कि आपके जो एलाई पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से कौन बाहुबलियों की बात करते हैं? आप उनका दबदबा है बिहार की राजनीति में। हम झांक के कह रहे हैं, हम झांक के इसीलिए कह रहे हैं, हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में रेलवे ट्रैक है 50 मीटर की दूरी पे, सोचा नहीं था। डिबिया में बचपन फर्स्ट से 10 तक पढ़ा था, आज देखिए मेरा बस एक, मैं सरल 5 सेकंड आपसे 1 मिनट अगर आप धैर्य पूर्वक सुन ले। मेरा ये सवाल है कि युवाओं पे आप सोचिए कि युवाओं को इसका क्या असर होगा। उनको लगेगा कि कमाल है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, महिलाओं को
आपको तो आश्वस्त करना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल आपकी नहीं, सबकी। ठीक है विपिन जी, ठीक है। अच्छा बीएन झा जी, देखिए मैं जा रही हूं, अब अभी प्रमोद जी से जवाब लूंगी, लेकिन सवाल अहम यही है कि आप ये जो डिबिया बाती ये सब बात करते, सर इससे बाहर आइए। 20 साल आपको जनता ने मौका दिया, उसके बावजूद भी अगर ये कहना पड़े कि आप जा रहे हैं छठ मना के, जाइए जरूर लेकिन वोट दे के जाइएगा, इससे ज्यादा शर्म की बात सर और क्या हो सकती है कि आज भी हमें निकलना पड़ता है बिहार से। आपने बिहार को इस लायक नहीं बनाया अभी भी कि हम वहीं रहकर वहीं नौकरी तलाश ले। बीएन झा जी, ये बात आपको करनी पड़ेगी सर, करनी पड़ेगी। ठीक है, आती हूँ सर आपके पास, आती हूँ, जवाब लूंगी सर, जवाब लूंगी। प्रमोद जी सर, मतलब चलिए ठीक है, अनंत सिंह के बारे में आप लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग ओसामा पर क्यों नहीं कहते? मतलब कि कुल मिलाकर शायद आप ये कहेंगे अरे बाप और जो पूर्वजों ने किया उसकी सजा बेटे को क्यों दे दे, कानून थोड़ी ऐसा कहता है। यही जवाब होगा शायद प्रमोद जी आपका। ओसामा जी का एफिडेविट आपने देखा है ना, उन्होंने एफिडेविट जमा किया है ना, जब अभी जो चुनाव में पार्टिसिपेशन किए तो उन्होंने जमा करने का काम किया है, इसको भी आप देख लीजिए। और छोड़ दीजिए बाकी चीजें, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में क्या कहा, मैंने उसका जिक्र किया, मैंने उसका जिक्र किया थोड़ी देर पहले, अगर आपने सुना हो प्रमोद जी। नहीं, वो बातें तो मैंने सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में बंद कर दो और मतदान के लिए जाने नहीं दो। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कहा लखीसराय में, उन्होंने कहा ऐसी सुरक्षा का क्या काम, मतलब जब जनता उनका विरोध कर रही थी उन्होंने कहा ऐसी सुरक्षा का क्या करना जब ये सुरक्षाकर्मी गोली नहीं चला सकता है, तो जनता मालिक पर ये गोली चलवाने की बात करते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये चुनाव के दौरान करने का काम करते हैं। और बताइए, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि मतदान करने से रोक देना है, उनको घरों में पैक कर देना है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रमोद जी, इस पे मैं जवाब ले लूंगी, ये जो बातें कही जा रही है बीएन झा जी से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। क्या ओसामा को उतारना, ये जो आपने उतारा है ओसामा साहब को, इनका कितना बड़ा दाव है यार? उनके लिए अखिलेश यादव तक आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या मतलब लेकिन जरूरी हो जाता है? हाँ नहीं, मैंने देखिए लोकतंत्र में जनता को अधिकार है चुनने का, समझ गई ना। और उन्होंने एफिडेविट देने का काम किया, उनके एफिडेविट पर भी आप गौर करिए। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो वक्तव्य रहा है पूरे चुनाव के दौरान या उसके पहले, बिहार को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम एजुकेशन सिटी देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट देंगे, आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, जूट मिल, शुगर मिल देने का काम, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, संविदा कर्मी को नियमित करेंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपया। और सुन लीजिए ना, तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो क्या कहते हैं, कट्टा कनपट्टी, क्रूरता, करप्शन, ये सब बातें करते हैं। 24 में कहते थे मुजरा मटन, की बातें करने का काम करते थे। बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने का। एक मिनट बीएन झा जी जवाब दीजिए और उसके बाद मैं डॉक्टर अनु के पास भी जाऊंगी। बीएन झा जी जवाब ये दीजिए, ये जो बातें कही जा रही है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले प्रमोद जी ने किया, क्या ये जरूरी है इस तरह की बातें करना? क्या चुनाव आप अपने बातों पर नहीं लड़ सकते कि भाई हाँ हमने ये विकास किया है हमें दीजिए? आप पीछे की बातों का जिक्र क्यों करते हैं? आप अभी की बात करिए ना कि हमने ये चीजें की हैं। देखिए, जब भी हम बात रखते हैं, विकास की बात रखते हैं, हमेशा से विकास के लिए ही वोट मांगे। हमारा मुद्दा विकास है। हमारा मुद्दा है, हमने जो सड़क बनाया, हमने जो बिजली दिया, हमने जो पानी दिया, हमने जो रोजगार दिया, हमने जो बिहार को सौंदर्य किया, उस पे वोट मांगते हैं। लेकिन का हब बनाने का काम किया, बिहार को पलायन का दंश बिहार की जनता को झेलने का काम किया, तेजस्वी यादव जीतना चाहिए, तेजस्वी जीतेगा, हम रिवॉल्वर खरीद के ला देंगे, गुंडा बनेंगे, मवाली बनेंगे। शर्म करना चाहिए ऐसे पार्टियों को, आपको ऐसे पार्टियों को बैन कर देना चाहिए। और उससे कहता है कि ताली बजाओ, इनके नेता मन से कहते हैं ताली बजाओ उस बच्चे के भाषण पे। अरे भैया, हम लोग का संस्कार ये है कि बच्चे अगर किसी को गाली भी दे देता तो 2 थप्पड़ मार के कहता है कि तुमने बड़ों को गाली कैसे दे। इनके नेता कहते हैं ताली बजाओ इनके बात पे, जब वो कहते हम कट्टा लेके घूमेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम मवाली बनेंगे। इनकी शिक्षा, इनकी शिक्षा, इनकी जो ट्रेनिंग होती है आरजेडी की, दौर जारी है। यही कहा जाता है कि भैया हत्या हुआ, और जीतने के बाद समाज में चाकू पकड़ाओ, डकैती करो, रिवॉल्वर पकड़ाओ, बिहार को क्या बदलेंगे? इनके लिए बदलाव सिर्फ गुंडागर्दी है, हमारे लिए बदलाव विकास है।
अंतर साफ है। ठीक है, ओके फाइन। डॉक्टर अनु पासवान जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो 122 सीट है उसके लिए क्या अहम प्लानिंग की गई है आप लोगों की तरफ से, ये भी बताइए। और साथ ही ये भी कि जिस तरह के प्रत्याशियों को उतारा जाता है, क्या ये जरूरी हो जाता है इस तरह के प्रत्याशियों को उतारना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? जी, कुछ मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी अभी फाइन। हाँ जी डॉक्टर अनु। ओके ओके जी देखिए खुशबू जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाषा का अमर्यादित जो शब्दों का प्रयोग होता है, ये तो सबसे पहले तो बीजेपी करती है। बीजेपी घूम घूम के उल्टे सीधे बयानबाजी करती है। बीजेपी प्रचार के दौरान कभी कट्टा बंदूक की बात करती है, कभी किसी के फैमिली पे चली जाती है, कभी किसी के और पार्टियों के बात करती है। तो बीजेपी अगर आपसे कह देता है, करती है। और बीजेपी अगर आपसे कह दे कि एयरपोर्ट में बुर्का उतार के जाओ, लेकिन वोट डालने जा रहे हो तो बुर्का उतारने में शर्म, ऐसे क्यों भाई? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? आपको तब चिढ़ मच जाता है। एक बार सुन लीजिए, उनको फिर बुर्का जवाब दे उतार लो, दीजिएगा। बुर्का उतार के जांच करो, लेकिन वोट डालने जाओगे अगर कहेगा बुर्का समझ में उतार नहीं के आता है ऐसे। चेहरा डॉक्टर दिखा दो, आप लोग को BN चिढ़ मच जाता है। अरे भाई ऐसा क्या करवाना चाहते हैं देश में आप लोग? आपके लोग बैठ के दिल्ली में वोट डाल तो वही लोग आके बिहार में वोट डाले। मुझे कहा जाता है सबूत तो आप ही सबूत तो पूरे बिहार चुनाव में दिख ही गया है। आप ही के पार्टी के पदाधिकारियों ने 5 फरवरी में वोट किया दिल्ली में, और वही लोग बैठ के बिहार में भी वोट कर रहे हैं। तो भाई तो देखिए, मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता नहीं, जनता समझ रही है। बिहार की सीना फुलाना बंद करिए हमलाबाजियों पे और वोट चोरी पे, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। देखिए वो टी शर्ट वाले भैया ना, वो टी शर्ट वाले भैया कारगर नहीं है, उसको पूरा देश मान चुका है ये एंटरटेनमेंट है। देखिए 58 साल का जिसको युवा मान लिया आप लोगों ने, अन्नू पासवान जी, जो 58 साल के बूढ़े को आप लोगों ने युवा मान लिया, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस 58 साल के पर्सनल मत जाइए बीएन झा जी, प्लीज आप पर्सनल लोगों मत ने जाइए। युवा मान लिया, बीएन झा जी पर्सनल मत जाइए कुछ भी प्लीज। कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ देखिए डॉक्टर अनु पासवान प्लीज स्टॉप, एक मिनट मैम, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर अनु पासवान रुकिए। बीएन झा जी, जब डॉक्टर अनु पासवान कुछ कह रही हो तो लेट हर कंप्लीट, उसके बाद सर आप जवाब दीजिए। मैं तो आ ही रही हूँ सर, समय तो प्रॉपर मिल ही रहा है। इस तरह से बीच में सर बोलेंगे तो कहाँ कुछ समझ में आता है। ये इतनी देर जो 2-3 मिनट हुआ, अभी कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बातें कही, डॉक्टर अनु पासवान ने क्या कहा। मैं आती हूँ आपके पास विपिन जी। ये तो लड़ाइयां देखिए चलती रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के प्रत्याशियों का चयन किया गया और खास करके ये जो सीमांचल, अब ये जो 122 सीट है, जो जीतेगा सरकार वही बनाएगा, ये भी कहा जा रहा है। क्या लग रहा है कि कौन कितना भारी है इन तमाम जगहों पर? देखिए, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सीमांचल, पूर्वांचल और मगध तो और मिथिलांचल, तो यहाँ पर अपने आप में हर एक जो क्षेत्र है उसके अपनी अहमियत है। यहाँ पर हम लोग ये बोलें कि केवल एक क्षेत्र ही बिल्कुल निर्णायक साबित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर देखिए, अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वैसी की जो पार्टी है वो एक डेंट मार सकती है अलग अलग राजनीतिक दलों के वोट बैंक पे, लेकिन यहां पर तो प्रशांत किशोर फैक्टर है। और अब दूसरा जो आंकलन, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो अगर हम जितनी ये ओपिनियन पोल्स हैं उसके आधार पे बात करें, तो वहां पर भले ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को सीटें ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप में एक तीसरा मोर्चे का जो उनका एक सपना है, जो महत्वाकांक्षाएं रखी हुई हैं, उसमें कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। और एक ये बात है कि एक विकल्प हो जाएगा बिहार वासियों के सामने कि आपके पास एक तीसरा मोर्चा भी है जिसके नाम के आगे आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि ये जितने इलाके हैं, हम बात करें, देखिए अलग अलग इलाकों की जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, और यहां पर रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस है। एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि कई बारी ऐसा भी हो देखा गया है, बिहार की अगर हम बात करें खास तौर पे, कि आप भले ही आप एक लॉयल वोटर हैं एक राजनीतिक दल के, लेकिन अगर आपको उम्मीदवार दूसरी पार्टी का भी दिखे तो आपको लग रहा है कि ये काम कर रहा है, आपने आंकलन करा है कि 5 साल इसने वाकई में बेहतरीन काम करा है, तो आप ये नहीं देखते कि आप किसके ट्रेडिशनल वोटर हैं, आप वो वहां पर स्विंग हो जाता है वोट
तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, स्विंग वोटर है जी। और साइलेंट वोटर है और साथ साथ वुमेन वोटर, महिला वोटर, आधी आबादी यहां पर, और ये बड़े दुख की बात है। मैं जरूर चाहूंगा इस पे ये लोग भी अपनी प्रतिक्रिया रखें, आपका जो पैनल है, कि क्या कारण है कि कथनी और करनी में ये गैप रह गया, फर्क रह गया। आप लोग बोलते हैं महिलाओं को सशक्त करेंगे, क्या आपने महिलाओं को इतना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? एक बहुत अच्छा संदेश जाता कि वाकई में एक नए बिहार की नींव रखी गई है इन चुनावों से। ठीक है बीएन झा जी, कहीं ना कहीं अब देखिए ये जो सीट हैं इस पर आपको ये तो मानना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की भी कुछ पैठ हो सकती है, और ये जो पहले चरण में मतदान हुआ है कई लोग ये भी मान रहे हैं कि या तो ये एक तरह से ठीक है, संतोष है कि चलिए जो सरकार है वो है, लेकिन ये एक तरह से बदलाव की आंधी भी हो सकती है कि लोग अब ऊब गए हैं। देखिए मैं सीमांचल से हूँ, पिछले बार ओवैसी जी यहाँ पे किशनगंज, जोकीहाट, इसके बाद किशनगंज जिला में सीटें जीती थी 5, लेकिन इस बार लोगों का ना उनसे विश्वास हट गया क्योंकि उनके सारे आरजेडी में ज्वाइन कर गए थे, एक छोड़ के सारे आरजेडी में ज्वाइन कर गए। तो लोग अब नहीं चाह रहे, फिर भी उन्होंने खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि अब आरजेडी और इसके बोर्ड जो है ना वो बटेंगे, और